हेलो एंड नमस्कार सभी दोस्तों को डिस्टेंस गुरु के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से मैं हूं पुनीत नागर आप लोगों के बीच फैकल्टी ऑफ दृष्टि कंपटीशन क्लासेस 12 से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर का एक और चैप्टर जिसका नाम है कंप्यूटर के प्रकार। दोस्तों पहले ही जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी जिसमें हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर की जनरेशन। आप उस वीडियो को स्टडी कीजिए और एक चीज़ और अपने नोट्स सेल्फ प्रिपेयर कीजिए, अपने नोट्स बनाया कीजिए। जैसे वीडियो देखिए आपने और वीडियो देख के नोट्स बनाइए, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा पढ़ना क्या है, कंप्यूटर के प्रकार हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए कंप्यूटर के प्रकार में अभी तक आपने जाना है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम क्या है, गणना करना होता है, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल ऑपरेशंस ये करता है। और आज आप लोग सभी जानते हैं हर क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज हो चुका है। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। तो आज का जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है कंप्यूटर के प्रकार। कि कंप्यूटर कल हमने जाना था कंप्यूटर क्या है और आज जानेंगे कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो देखिए कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर जनरली हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर नहीं बात कर रहा हूँ मैं, आकार के आधार पर तो बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं आपके छोटे बड़े, ठीक है। हम बात कर रहे हैं उनकी फंक्शनलिटी के आधार पर, उनके काम करने के तरीके के आधार पर कि कंप्यूटर होता कितना प्रकार का है। तो देखिए पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा टाइप का है डिजिटल कंप्यूटर और जो तीसरा है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। चलिए अब एक एक चीज़ को स्टडी करते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है ऐसे कंप्यूटर। देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा अपनी फंक्शनलिटी को सेट कर लेते हैं। ओके, अब देखिए ऐसे कंप्यूटर जो अंकों पर काम नहीं करते हैं, अंकों पर काम नहीं करते हैं, सीधा भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा पर काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एनालॉग कंप्यूटर क्या कहा जाता है? एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। इस बात का मतलब क्या समझे आप? समझना, भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा, भौतिक रूप से क्या मतलब है इसका? अंकों पर काम नहीं करते। कंप्यूटर जो होता है वो 0 और 1 अंक पर काम करता है, वो यस और ना, 0 और 1 जो भी इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर दिया जाता है वो 0 और 1 के फॉर्म में ही दिया जाता है। ये 0 और 1 की भाषा ही समझता है, बाकी भाषा नहीं समझता है। तो क्या होता है, कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो 0 और 1 पर काम नहीं करते, मतलब संख्यात्मक रूप से काम नहीं करते हैं। किस रूप में काम करते हैं? भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा पर काम करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है, एक एग्जांपल से समझना कि गाड़ी का पहिया, आपकी जो बाइक है, बाइक का पहिया घूम रहा है, वो रोटेशन कर रहा है, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, वो कितनी स्पीड में रोटेशन कर रहा है, उस रोटेशन को बताने के लिए आपका एक मीटर होता है। जैसे मोटरसाइकिल में एक मीटर होता है, उसमें स्पीड इस तरीके से इस सुई के माध्यम से बताई जाती है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे पहिया घूम रहा है वैसे वैसे उसकी स्पीड को मॉनिटर करके आपको एक सुई के माध्यम से इंडिकेट कर रहा है। यानी ये कोई सेंसर नहीं लगा हुआ है इसमें, जो ये सेंस नहीं कर रहा है। एक मशीन लगी हुई है, मशीन भौतिक रूप से घूम रही है और उसी के घूमने के आधार पर पहिया घूम रहा है, पहिए घूम से तार घूम रहा है, तार घूमने से आपके मीटर में जा रहा है, मीटर का तार घूम रहा है, मीटर का तार घूम रहा है, तो मीटर में आपकी स्पीड बताई जा रही है। समझ गए चीज़ को? तो ये होता है भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा के आधार पर काम करता है। दूसरी बात है डिजिटल कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जो 0 और 1 पर काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी बाइक है बढ़िया वाली जिस पर डिजिटल मीटर लगा हुआ है, उस डिजिटल मीटर में आपकी रेस बताएगा 15, 20, 1, 2, 5, 10, इस तरीके से स्पीड बताता रहेगा आपकी 5, 10, 20, 25। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे पहिया घूम रहा है तो वहाँ से जो भी इसका तार वगैरह वायर वगैरह होगा वो इसकी रोटेशन बता रहा है। रोटेशन पे एक सेंसर लगा हुआ है, वो सेंसर इसको डिजिट्स में कन्वर्ट कर रहा है कि कितना डिजिट, कितना 0 और 1 की फॉर्म में ये बता रहा है कि पहिया किस स्पीड में घूम रहा है। और वही जो डिजिट्स है वो सेंस करते हुए आपको एक मीटर पे शो हो रहा है, जिसको कहते हैं डिजिटल मीटर कहा जाता है। तो ये डिजिटल कंप्यूटर हो गया जो डिजिटलाइज शो करता है आपको कोई भी स्पीड। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि आपकी मोटर चल रही है,
कितनी स्पीड से चल रही है, यहाँ लिखे रहेंगे अंक 10, 20, 30 और ये सुई घूमती, सुई इस तरीके से रोटेट करेगी और यहाँ पर क्या है शो होगा 5, 10, 15 इस तरीके से। तो ये दोनों चीज़ें अंतर है एनालॉग कंप्यूटर में और डिजिटल कंप्यूटर में। और जो अभी अपन ने बात बोली 0 और 1, 0 और 1 का मतलब क्या है, 0 और 1 को बाइनरी डिजिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाइनरी डिजिट कहा जाता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे कंप्यूटर जो बाइनरी डिजिट पर काम करते हैं, क्या ऐसे कंप्यूटर जो बाइनरी डिजिट पर काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। और ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक रूप से अवेलेबल डाटा पर काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें डिजिटल कंप्यूटर नहीं एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और आई आपके पास, हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो क्या करते हैं, जो बहुत एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का मिक्स होता है, उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे कि जो भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर भी काम करते हैं और डिजिटल रूप से उपलब्ध डाटा पर भी काम करते हैं। जैसे कि आपका मैं बताता हूँ, जैसे आपने कुछ बाइक्स देखी है, उनमें क्या होता है, उनमें जैसे ये स्पीड समझना, तो स्पीड तो बताई जाएगी सुई के माध्यम से, 5, 10, 15, 20 कितने चल रही। और जो पेट्रोल है, पेट्रोल का टैंक, वो बताया जाएगा सेंसर के माध्यम से। तो वो सेंस कर रहा है और आपको डिजिटलाइज बता रहा है। यहाँ पेट्रोल की सुई नहीं है, सिर्फ लाइनें हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन की, इतना पेट्रोल रह गया ऐसे। तो ये डिजिटलाइज आपको बताया जा रहा है। तो ऐसे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्स होता है, ऐसे कंप्यूटर्स को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम्पल कोई भी नहीं पूछता है, सिंपल बात पूछता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, तो एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर का मिक्स, ये जो होगा वो क्या कहलाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाएगा इसको। तो ये कंप्यूटर के 3 प्रकार हैं, आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से। एक तो होता है पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारा सिलेबस का मतलब कंपटीशन एग्जाम की जो आप तैयारी कर रहे हो, चाहे RSCIT कर रहे हो, चाहे CET की तैयारी कर रहे हो। CET का मतलब होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट में भी लगने वाला है और स्टेट गवर्नमेंट यानी राजस्थान गवर्नमेंट ने भी CET को एलिजिबल कर दिया है। आने वाली भर्तियां CET के माध्यम से ही होने वाली है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से। यानी अगर आगामी पटवारी की भर्ती आएगी, आने वाली, प्रस्तावित की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आने वाली की बात कर रहा हूँ, तो उसके पहले आपको CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। और वो CET जब आप पास कर जाएंगे, वो क्वालिफाई नेचर का नहीं है, उसमें अच्छे नंबर लाना ज़रूरी है। जब आप उस CET को पास कर जाएंगे तो CET को पास करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट होगा। वो सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। और एक खास बात और, CET हर साल लगेगा, यानी आपको वैकेंसी का इंतज़ार नहीं करना है। उसके बाद जो आपके नंबर्स आएंगे, जैसे पटवारी को भर्ती निकालनी है तो पटवारी आपके CET के नंबर के आधार पर आवेदन करवाएगा। अगर आपके नंबर जितने पटवारी एक के एग्ज़ाम में बैठने के लिए चाहिए, जैसे 100 में से आपके नंबर आते हैं 60 और पटवारी में बैठने के लिए कम से कम 65 नंबर चाहिए, तो फिर आप पटवारी का फॉर्म ही नहीं भर सकते। यानी भर्ती आने के बाद भी आप रह जाएंगे अगर आपने CET क्वालिफाई नहीं किया तो CET में हाई स्कोर करना, बहुत अच्छा स्कोर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग विभागों की भर्तियाँ इसी से होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट CET के माध्यम से ही कुछ डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट कर लें। तो CET काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप भी ध्यान दीजिए, CET का स्कोर बहुत अच्छा है। तो ऐसे जो एग्ज़ाम हैं CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, चाहे राजस्थान में लगे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में लगे, SSC रेलवे की परीक्षाएं अब नहीं होगी। अभी का मतलब अब CET लगेगा आगामी, प्रस्तावित तो जो भी प्रोग्राम है वो तो होगा ही सही, लेकिन आगामी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार में हमने पढ़ा है 3 तरह के प्रकार होते हैं। 3 तरह के प्रकारों में हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है डिजिटल कंप्यूटर। क्या होता है डिजिटल कंप्यूटर? जो किस पे काम करता है? 0 और 1 पर काम करता है। और 0 और 1 को क्या कहा जाता है? 0 और 1 को बाइनरी डिजिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइनरी डिजिट कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। देखिए दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर जो है वह 4 प्रकार का होता है। 1 इज सुपर कंप्यूटर, दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर,
तीसरा है मिनी कंप्यूटर और चौथा है आपके सामने माइक्रो कंप्यूटर। तो एक एक करके इन चारों का हम लोग डिस्कस करेंगे। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। एक और चीज़, मैंने जो ये नोट्स बना रखे हैं, जो भी एक एक लाइन इस पर लिखी गई है वो सारी लाइन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। तो आप इसमें कटौती करने की कोशिश ना करें, इसकी एक एक लाइन पढ़ें, ठीक है। और कहीं कुछ कमी लगेगी तो मैं और आगे वीडियो बना के ऐड करता रहूँगा, ठीक है। तो ये तो इनमें से छोड़ना ही नहीं है, मुझे और लगा तो मैं और ऐड करवाऊँगा इसके अंदर, ठीक है। बस आपको एक काम करना है, आपको अपनी एक अलग सेपरेट कॉफ़ी बना लेनी है। तो जब भी वीडियो देखने बैठें तो सिर्फ वीडियो देख के टाइम पास करने के लिए ना बैठें, आप एक नोट्स बनाएं, ठीक है। नोट्स प्रॉपर मेंटेन करें, उससे रिवीजन करते रहें। तो देखिए, बात करते हैं हम सबसे पहले सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? देखिए, सुपर कंप्यूटर जिसकी कैपेसिटी बहुत होती है, स्टोरेज क्षमता बहुत होती है, बहुत तगड़ी प्रोसेसिंग स्पीड होती है, मतलब बहुत फास्ट काम करता है। 10 लाख संक्रियाएं एक सेकंड में सोल्व कर देता है सुपर कंप्यूटर, ये इसकी कैपेसिटी होती है। और पर इसकी कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लाइट कंजम्पशन बहुत जाती है, बहुत ज़्यादा जाती है। ऐसा नहीं है आपके कंप्यूटर के जैसा, और आकार बहुत घेरता है, मोबाइल के जैसा नहीं है जेब में ले जाओ। बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े होल चाहिए सुपर कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ बताई गई है कि इसमें डाटा प्रोसेसिंग सबसे फास्ट होती है। अगर आपसे कोई कहे कि 4 कंप्यूटर देके सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है, तो नो डाउट सीधी बात बोल देना क्या सुपर कंप्यूटर होता है। उसके बाद इसकी स्टोरेज कैपेसिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर मैक्सिमम होगी सही। किस में यूज़ होता है इसका? जनरल आदमी करता है यूज़ नहीं, वैज्ञानिक खोजों में इस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। संचार के क्षेत्र में, मौसम की भविष्यवाणी आदि करने में इस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हमसे पूछा है पहला सुपर कंप्यूटर। अगर हम बात करें पहला सुपर कंप्यूटर की, तो पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1964 में बना था। कब बना था? 1964 में बना था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? बहुत सी बार पूछ लेता है। इसका नाम है CDC 6600। CDC, अगर आपको वहाँ पर DC भी देखने को मिल सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं। वैसे CDC है, CDC 6600, इस पर ध्यान दीजिएगा। 6600 ये है नाम, ठीक है। ये पहला सुपर कंप्यूटर है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मैंने भारत का नहीं बोला है, इस दुनिया में जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था 1964 में, कौन सा था? CDC 600। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है आपको कि भारत का पूछा है कि नहीं पूछा है। क्लियर? आगे बढ़ो। आगे बात बता रखी है आपको कि विश्व का प्रथम वो जो बना था ना CDC 6600, वो पहला कंप्यूटर था। लेकिन पहला सफल कंप्यूटर जो बना, पहला सफल कंप्यूटर, वो क्रेफस्ट था। तो इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना है। अब बहुत सी बार हो सकता है आपका CDC 6600 ऑप्शन में नहीं दिया गया हो, तो नहीं दिया गया हो तो घबराने वाली बात नहीं है, क्रेफस्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर वो दोनों ऑप्शन दे दे तो फिर आपको वो पूछेगा कि सफल कंप्यूटर की बात कर रहा है या प्रथम कंप्यूटर की बात कर रहा है। प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर कहेगा तो क्रेफस्ट लगा देना है, और अगर सफल सुपर कंप्यूटर ही कहेगा, सफल नहीं सुपर कंप्यूटर ही कहेगा प्रथम, तो आपको CDC 6600 विकल्प में लगाना है, ठीक है। ये आपको मिल जाएंगे। अगला देखिए, भारत का पहला। अब आप पर बात कर रहे हैं किसके बारे में? भारत के पहले के बारे में। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम था। कब बना था? 1990। देखो, दुनिया बना चुकी थी 1964 में और हम जागे थे 1991 में, इसलिए भारत थोड़ा पीछे चल रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा होता है। आगे देखिए क्या है सुपर कंप्यूटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित की जा सकती है। 10 लाख पूछता है, कितना? 10 लाख। अगर अब बात करें अपन सुपर मिनी कंप्यूटर के, सुपर मिनी कंप्यूटर के, अपन सुपर की नहीं बात कर रहे, ध्यान दीजिए, सुपर मिनी कंप्यूटर की, तो उसमें क्या है? 5 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित की जा सकती है, ठीक है। अब आप देखिए, इस तरीके का सुपर कंप्यूटर होता है। कितना बड़ा रूम चाहिए, कितनी कैपेसिटी चाहिए इसको, कितनी स्टोरेज कैपेसिटी होगी, प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होगी, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं अपन मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। अब सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये क्या होता है? सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ा होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर थोड़ा उससे छोटा होता है, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या है? ये कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से कम पावरफुल, ठीक है, सुपर कंप्यूटर से कम पावरफुल होता है और
लेकिन मिनी जो कंप्यूटर होता है उससे अधिक पावरफुल होता है। तो हम यही कह सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर से तो कम बिजली खपत करता है लेकिन मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा खपत करता है। सुपर कंप्यूटर से कम स्टोरेज कैपेसिटी होती है लेकिन मिनी कंप्यूटर से अधिक स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी। और ये कहाँ पर यूज किया जाता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है ना, वहाँ पर उनको मेन फ्रेम कंप्यूटर चाहता है क्योंकि उनकी स्टोरेज ज़्यादा चाहिए सब चीज़ों के लिए, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर वहाँ पर इसको चाहिए। सरकारी संस्थाओं या बड़े व्यापारिक कंपनियों में, सरकारी संस्थाओं का मतलब ऐसे आप मत समझ लीजिएगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस या तहसील ऑफिस उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर चाहेगा, जी नहीं। बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे गवर्नमेंट है अपनी, मान लेते हैं राजस्थान गवर्नमेंट, इसको पूरे ही राजस्थान के लिए कुछ सर्वर्स वगैरह डिज़ाइन करने हैं, तो ये हो सकता है मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसी चीज़ों का उपयोग करे पूरे राजस्थान के लिए। ओके, चलिए बात करते हैं। इस तरीके के मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं और ये पहले यूज हुआ करते थे, आजकल नहीं होते ऐसे यूज। ठीक है, आजकल तो क्या है, बहुत छोटा हो गया है, सर्वर बनाए जाने लग गए हैं अब तो। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनी कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर वही चीज़, सुपर कंप्यूटर से भी कम पावरफुल, मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम पावरफुल होता है लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से अधिक पावरफुल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बात है। अब देखिए यहाँ पर बात करता हूँ माइक्रो कंप्यूटर और जो मिनी कंप्यूटर्स है ना, इनका यूज़ हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में वगैरह सब में कर रहे हैं। और माइक्रो कंप्यूटर वर्तमान समय में का जो कंप्यूटर है, वर्तमान समय का जो कंप्यूटर आप देख पा रहे हैं, जैसे लैपटॉप है, पीसी है, आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, छोटे छोटे जो कंप्यूटर्स हैं ये माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आ जाते हैं सभी। तो ये माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। देखिए इस तरीके के जो कंप्यूटर आपको यहाँ पे सारे कंप्यूटर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये जो कंप्यूटर्स हैं ये सारे के सारे क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। अब मैं आपको बता दूँ आपसे क्या क्या पूछता है। आपसे पूछेगा पहली चीज़, कंप्यूटर के टाइप जो होते हैं, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, मेन आप लोग बता दीजिएगा। एक तो डिजिटल कंप्यूटर होता है, एक एनालॉग कंप्यूटर होता है और एक कंप्यूटर होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एनालॉग के बारे में आपने लोग पढ़ लिया है, हाइब्रिड के बारे में आपने पढ़ लिया है। बात करें डिजिटल की, तो डिजिटल के फिर 4 पार्ट हैं। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर होता है, उसके बाद में सुपर कंप्यूटर के बाद में माइक्रो की मिनी की मेन फ्रेम, बताइए। सुपर कंप्यूटर के बाद में मेन फ्रेम होता है, फिर मिनी होता है और फिर माइक्रो होता है। तो माइक्रो तो अपन जो आज यूज कर रहे हैं उससे थोड़ा बड़ा मिनी हो गया, उससे और बड़ा मेन हो गया और इससे बड़ा सुपर हो गया। मिनी से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, माइक्रो से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सुपर कंप्यूटर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बना था? पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 बना था। आपसे पूछे पहला सफल सुपर कंप्यूटर कौन सा बना था? क्रे बना था। कौन सा बना था? क्रे बना था। भारत का पूछे, भारत का सफल कंप्यूटर कौन सा था? परम का नाम पूछ सकता है, कब बना था? 1991 में बना था। किसने बनाया था? सीडेक अपनी एक संस्था होती है जिसने इसको परम को बनाया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्यूटर का हमने प्रकार पढ़े हैं। देखिए जो टॉपिक्स, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम छोटे छोटे से वीडियो बना के, जरूरी नहीं कि आधे 1-1 घंटे का वीडियो बनाया जाए। टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया 8-10 मिनट में, तो ठीक है 8-10 मिनट का ही वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग भी इसको देख सकें और तुरंत नोट कर सकें। हो सकता है आज मैं एक और वीडियो लेके आऊँ कंप्यूटर पर, तो आप लोग कंटिन्यू स्टडी करते रहें, नोट्स बनाते रहें। और आपसे जाते जाते एक और बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लॉकडाउन लग रहा है लेकिन पढ़ाई करते रहिए, किताबों से दिल लगाते रहिए। सैल्यूट, थैंक यू दोस्तों।